हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही होगी। आज है अपना एपिसोड नंबर 3। यह एक यूट्यूब सीरीज है सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहां पर हम कर रहे हैं सभी कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूलेज का डिटेल में रिवीजन। 2 एपिसोड ऑलरेडी यूट्यूब में डल चुके हैं। आज है एपिसोड नंबर 3 और इस एपिसोड के अंदर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फॉर्मूला चार्ट। हाँ जी, सारे के सारे चैप्टर, उनके सारे के सारे फॉर्मूले का क्या मतलब है, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और फॉर्मूला क्या है, इनको चार्ट के रूप में प्रेजेंट करके सभी चैप्टर के सभी फॉर्मूलोज को 18 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। कितने पेज के अंदर? ओनली 18 पेजेस, सिर्फ 18 पेज। ये फॉर्मूला चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। वहां पर ये चार्ट डाले हुए हैं, तो वहां से इन्हें आप डाउनलोड कर लेना। और 18 पेज हैं और पिछले 2 एपिसोड के अंदर जो चैप्टर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं उसका भी चार्ट इसमें जोड़ दिया है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो फोन में देख लीजिए एक बार कि भाई फोन में अपना साइज बड़ा करके आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मूले को रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपका मन करता है तो 18 पेज है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लीजिए और अपने फोन में लगा लीजिए एक रिमाइंडर। हर 6 घंटे बाद दिन में 2 बार आपको वो इस फॉर्मूला बुक को रिवाइज करने के लिए रिमाइंड करवाए आपको। 18 पेज है, अगर फटाफट से फॉर्मूले को रिवाइज करोगे ना आप, तो मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर, मतलब पौन घंटा 1 घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा इसको एक बार में रिवाइज करने में, प्रोवाइडेड कि आपने सारे कॉन्सेप्ट को पहले स्टडी किया हो, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ हो और फॉर्मूलेज आपको याद हो। तो ये एक क्विक रिवीजन बन जाता है। 1 घंटे के अंदर 18 पेज में सारे फॉर्मूले आ गए। और कॉस्टिंग का पेपर एग्जाम में देखो, थ्योरी का क्वेश्चन तो एक ही आता है ना 20 नंबर का, बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, और वो आपको यहां से मिल रहा है। तो इसको जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, उतनी ही बार आपको कॉस्टिंग के ऊपर पकड़ बनती हुई महसूस होगी। एग्जाम के अंदर फॉर्मूलों का बड़ा खेल है। यहां पर सीए इंटर की बात कर रहा हूं खासतौर पर। सीए इंटर में अगर क्वेश्चन ने पूछा कि पीवी रेशो निकालो, फॉर्मूला पता है, फट से निकल आएगा और एग्जाम में क्विकली निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन ने पूछा, फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में आप फटाफट निकालते चलोगे। तो चलिए आज करते हैं चैप्टर नंबर 2। मल्टीपल चैप्टर करने की आज कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। चैप्टर नंबर 2 ये आपका है। चैप्टर का नाम है मटीरियल कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मटीरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटीरियल कॉस्ट। एक फिनिश गुड्स को बनाने के अंदर जो मटीरियल कॉस्ट है नॉर्मली वो ज्यादा होती है, उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। मान लो एक पेन को बनाने में, मान लो इस पेन को बनाने में 40 रुपए लगे, इसमें क्या लगा? इसकी मटेरियल कॉस्ट, प्लास्टिक बॉडी, रिफिल, कैप, प्लस लेबर कॉस्ट, वर्कर को पेमेंट भी तो की होगी ना हमने। तीसरा खर्चा ओवरहेड कॉस्ट। तो जो मटेरियल कॉस्ट है ना, इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। यानी 40 रुपए में अगर ये पेन बना है तो रिफिल प्लस ये बाहर की बॉडी प्लस कैप 15-16 रुपए की कम से कम होगी, 20 रुपए की मान सकते हैं इसको हम। यानी कि कॉस्ट ना कुछ ज्यादा ही होती है। अब कॉस्ट ज्यादा है तो कंपनी क्या चाहेगी? कॉस्ट को कम करना। अच्छा, कॉस्ट को कम करने के सारे तरीके आपको इस चैप्टर में सिखाए जाते हैं कि कॉस्ट कैसे कम होती है। अगर उन तरीकों को आपने फॉलो किया तो कॉस्ट कम हो जाएगी। और कॉस्ट कम होने से फायदा क्या होगा भाई? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अरे प्रॉफिट बढ़ गया तब मजा नहीं आ गया। कंपनी किसके लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए काम करती है। आप किसके लिए जॉब करोगे? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट मीन्स सैलरी फॉर यू, अगर आप जॉब करते हैं तो। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब प्रॉफिट मीन्स आपकी फर्म का प्रॉफिट, आपकी प्रैक्टिसिंग प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना ही हर एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है। और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के आज के जमाने में 2 तरीके हुआ करते थे, लेकिन एक तरीका कुछ कम कारगर रह गया है अब। पहला तरीका क्या था? सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। लेकिन आज के इस कंपटीशन भरे दौर के अंदर सेलिंग प्राइस को बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत हो सकती है? कॉम्पिटिंग कंपनीज जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कस्टमर को खा सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ने के बजाय कम हो गया। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना। और सीए इंटर के अंदर आपको 2 चीजें खास तौर पे सिखाई गई हैं। एक तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना और दूसरा कॉस्ट कम करने की कोशिश करना। लेबर चैप्टर में क्या सीखा था हमने? मोटिवेशनल स्कीम्स। कैसे अपने वर्कर को मोटिवेट करें कि वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करें। इससे क्या फायदा होगा? कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। लेबर को हम 100 रुपए देते हैं 1 घंटे के, 1 घंटे में बनाता है वो 1 यूनिट। तो बताओ जरा, 1 यूनिट को बनाने में कितने पैसे लगे लेबर कॉस्ट के? 100 रुपए लग गए जी।
अगर वही लेबर मोटिवेट होने के बाद 1 घंटे में 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट बनाना शुरू कर दे, तो क्या लगता है आपको लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 50 रुपए। तो देखा आपने 50% कॉस्ट में रिडक्शन। मतलब इंप्लॉय की मोटिवेशन, इंप्लॉय का मोरल आपने बढ़ा दिया, इंप्लॉय को मोटिवेट कर दिया, कॉस्ट को कम कर लिया, और कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इस चैप्टर में सिखाए गए आपको। पूरा सीए इंटर का जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसी के ऊपर फोकस्ड है। कॉस्ट निकालना सिखाओ प्लस कॉस्ट बचाना सिखाओ, पैसे को बचाना सिखाओ। तो ये फॉर्मूला चार्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, फिर भी अगर नोट करना चाहें तो आपकी मर्जी है जी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देख रहे हैं आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। ध्यान देना, पूरे साल में हम बार बार ऑर्डर देते हैं, भाई सप्लायर साहब इतना मटेरियल भेज दो, हम बार बार ऑर्डर देते हैं। तो एक बार में जब ऑर्डर दे रहे हो तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें ये पूरे साल में लगने वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम लेवल पर आ जाए, यानी कि मिनिमाइज हो जाए। ध्यान देना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जीरो कर पाना तो मुश्किल है, कंपनी उसे मिनिमाइज कर सकती है, यानी जितना पॉसिबल हो मिनिमाइज करो। जो छोटे छोटे दुकानदार को आप ऑब्जर्व करो, जो आपके घर के पास किराने की दुकान है उसको ऑब्जर्व करो, जब वो माल का ऑर्डर देता है ना तो इसको फॉलो नहीं करता वो। जब वो माल का ऑर्डर देता है इसको फॉलो नहीं करता वो, मतलब उसे नहीं पता कि मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। हालांकि वो रिटेलिंग में है, वो फिनिश गुड्स ही खरीदेगा और उसी को बेचेगा, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरे पर्टिकुलर स्टॉक की फ्रीक्वेंसी क्या है बिकने की, मतलब कितनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करूं कि फिनिश गुड्स लंबे समय तक मेरे यहां पर बैठा ना रहे। मतलब ऐसा ना हो कि फिनिश गुड्स तो खरीद लिया बट बिका नहीं, रखा हुआ है, पैसे ब्लॉक हो गए ना। और पैसे ब्लॉक हो गए मतलब कॉस्ट। भाई जो पैसे एफडी के रूप में बैंक में रखे होते वो कुछ कमा के देते, अब वो क्या दे रहे कमा के? जीरो। तो कुल मिला के क्या हो गई आपकी ये कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मेन पर्पस है कि एक बार में जब ऑर्डर दे रहे हो तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें ताकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। ध्यान देना, यहां पर जीरो हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसे मिनिमाइज करो, जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कीपिंग मटेरियल सेफ एंड यूजेबल टिल यूज इन प्रोडक्शन। एक बार मटेरियल आपने गोडाउन में मंगा लिया, जब तक वो यूज नहीं होता तब तक उसको बचा के रखना पड़ता है ना, चूहों से, चोरों से, आग से, तो कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा ना। अगर चूहों से बचाना है तो भी भाई रेड किल लेना पड़ेगा, अगर चोरों से बचाना है तो कैमरे लगवाने पड़ेंगे, सीसीटीवी कैमरा, और अगर आग से बचाना है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, आग से जल गया तो नुकसान तो नहीं होगा ना, कम से कम हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। ये सारी खर्चे क्या है? कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब क्वांटिटी परचेस्ड मल्टीप्लाइड बाई प्राइस पर यूनिट। पूरे साल में जितनी यूनिट्स खरीदी मल्टीप्लाइड बाई एक कितने की आई। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में, अगर आपको क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस कॉस्ट एंड ऑब्सोलेंस कॉस्ट रेट परसेंटेज में दी गई होती है, तो ऐसे में करना क्या, आपको चारों को ऐड कर लेना और क्या बन जाएगी आपकी वो कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से निकाला मैंने? एक क्वेश्चन से। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते करते आप क्वेश्चंस को भी मन ही मन रिवाइज कर रहे हो। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नॉर्मली रिमेन सेम। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला हो ना तो हम ये मानेंगे कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमेशा क्या रहने वाली है? सेम। हमेशा मतलब उस साल में सेम रहेगी। लेकिन अगर परसेंटेज में दी है कैरिंग कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्राइस और क्वेश्चन के अंदर बार बार मटेरियल प्राइस चेंज हो रहा है तो कैरिंग कॉस्ट भी बार बार चेंज हो जाएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डिवाइड बाई सी स्क्वायर रूट। इसका डेरिवेशन क्लास में किया है अपन ने। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट उनको पता है कैसे निकला है फॉर्मूला। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में उठा के फॉर्मूले को लिख देना है बस। क्वेश्चन ने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताओ, फॉर्मूले को लिखा, ए लिखा, ओ लिखा, सी लिखा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन किया, स्क्वायर रूट निकाला, आ गया आपका आंसर। बस एग्जाम में इतना ही करना है। अच्छा, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान देना, रॉ मटेरियल, यहां पर एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। यहां पर आता है मटेरियल की रिक्वायरमेंट, कि पूरे साल में कितना मटेरियल
मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगा। अच्छा, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर क्वेश्चन निकालने के लिए बोलते तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। भाई पूरे साल में कितनी बार आपने ऑर्डर दिए, मल्टीप्लाइड बाई एक बार ऑर्डर देने में कितना खर्चा आया ऑर्डर देने का। इसे क्या बोलूंगा मैं? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओ। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और क्यू मतलब क्वांटिटी ऑर्डर्ड ईच टाइम, बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपका क्यू है, इट इज नॉट सी, इट इज क्यू। तो ए डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओ, तो ये आ गया आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट तो सिंपल है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाई एवरेज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सी कर देंगे तो क्या निकलाएगा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो एग्जाम के अंदर अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला हो, सीधे लगाओ फॉर्मूला, आंसर निकाल दो। अगर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोला हो, सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल दो। एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार नॉर्मली क्या रहते हैं? ज्यादा। इस चैप्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्टार कॉन्सेप्ट, यानी इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना है। एक ऑर्डर आपने आज दिया, मान लो आज 1 तारीख है, एक ऑर्डर आपने 11 तारीख को दिया, तो दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? 10 दिन का। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अगर पूरे साल में 365 दिन होते हैं और पूरे साल में मान लो 36 बार ऑर्डर देना है, इसका मतलब है 10-10 दिन के गैप में आपको ऑर्डर देते रहना होगा। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीनिंग नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पूरे साल में कितने दिन डिवाइड बाई पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर देना है। सिंपल। आगे है लीड टाइम। लीड टाइम मतलब डिले टाइम। आपने आज ऑर्डर किया 4 तारीख को और मटेरियल आया 8 तारीख को, डिले टाइम कितना? 4 दिन। इस डिले टाइम को ही बोलते हैं लीड टाइम। एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन, मान लो आज किया ऑर्डर और वो आया 2 दिन के बाद, तो 2 दिन क्या है आपका? वेटिंग टाइम कह लीजिए, डिले टाइम कह लीजिए, टेक्निकली इसको बोलते हैं लीड टाइम। एग्जाम में पूछेगा लीड टाइम कैसे, लीड टाइम बताओ, तो क्या करना? सिंपल, किस दिन ऑर्डर प्लेस किया और किस दिन ऑर्डर का मटेरियल रिसीव हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है आपका? लीड टाइम। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक डाउट पूछा था एक बार यूट्यूब के वीडियो के नीचे कि सर एग्जाम के अंदर कोई भी चीज हमें निकालने के लिए बोली हो तो उसको निकालने से पहले क्या उसका मतलब समझाना जरूरी है? देखो, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करो, तो सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, उसका मतलब नहीं बताना है। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट एंड कमेंट, तो कैलकुलेट करने के बाद हल्का सा उसका मतलब बता दो। जैसे क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट करो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा, AOC ढूंढा क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूले में फिट किया, आंसर निकाल दिया, बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड कमेंट, तो कमेंट में लिखना पड़ेगा आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी साइज जिस पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, यानी जब भी ऑर्डर करो इतनी क्वांटिटी ही ऑर्डर करना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। आगे बढ़ते हैं जी, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब है व्हेन टू ऑर्डर। ध्यान देना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब था हाउ मच टू ऑर्डर, और रीऑर्डर लेवल है व्हेन टू ऑर्डर। एक तो है कितना ऑर्डर करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करें, और रीऑर्डर लेवल कब ऑर्डर करें, दोनों में फर्क है। कब ऑर्डर करें और कितना ऑर्डर करें। मान लो आप और आपके दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पार्टी शार्टी करने के लिए, तो कोई आइटम अगर खत्म हो रहा है, जैसे मान लो कोई आइटम है पर्टिकुलर, एग्जाम्पल के लिए मान लो कचौड़ी खाने चले गए, दोनों ने 2-2 कचौड़ी ली, खाना शुरू कर दिया। अब एक दोस्त की एक कचौड़ी बची या मान लो आधी बची, उसने ऑर्डर प्लेस करा, मतलब दुकानदार को बोला कि भाई साहब 2 कचौड़ी और दे देना, तो वो आधी कचौड़ी क्या है? रीऑर्डर लेवल। यानी जब कचौड़ी खाते 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 आधी कचौड़ी बची, उस लेवल पर उसने ऑर्डर प्लेस किया, कितना? 2 कचौड़ी का। 2 कचौड़ी क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, समझो बात को, बस समझने के लिए था ये कि किस लेवल पर ऑर्डर कर रहे हो उसको बोलेंगे रीऑर्डर लेवल, और कितना ऑर्डर कर रहे हो उसको बोलेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
एग्जाम के अंदर रीऑर्डर लेवल पूछता है। रीऑर्डर लेवल को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम मतलब डिले टाइम, वेटिंग टाइम। फॉर्मूला नंबर 2, मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज लीड टाइम। फॉर्मूला नंबर 3, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज लीड टाइम। एग्जाम में रीऑर्डर लेवल निकालने का क्वेश्चन आया, आपको यह देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन इजीली फास्ट तरीके से अवेलेबल है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, फास्ट तरीके से। तीनों फॉर्मूलों से आने वाला आंसर डिफरेंट हो सकता है। आपको तीनों फॉर्मूले से निकाल के दिखाना है? नहीं, आपको किसी भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और रीऑर्डर लेवल निकाल कर दे देना है। हो सकता है आपके दोस्त ने निकाला हो फॉर्मूला नंबर 1 से, आप निकालो फॉर्मूला नंबर 2 से। हो सकता है आपके दोस्त का आंसर और आपका आंसर एग्जाम हॉल के बाद मैच ना करे, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई साहब, 3 फॉर्मूले और तीनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है। तीनों फॉर्मूले आपके मन में और दिमाग में तो होंगे पहले से। आपको यह देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर इजीली अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम लीड टाइम खुद से गिवन है तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाओ, फॉर्मूला नंबर 2 मत लगाओ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपका मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, एवरेज यूसेज, मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते होंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर आप तीनों फॉर्मूलों से आंसर निकाल सकते होंगे, लेकिन आपको ढूंढना है वो इंफॉर्मेशंस जिनके बेस पर आप फास्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपको किसी भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकालना है। ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट एग्जाम के अंदर रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन आने पर तीनों फॉर्मूलों से, 2 फॉर्मूलों से अलग अलग आंसर निकाल के आता है। इसका कोई फायदा नहीं है। आपको किसी भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर को निकाल देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, प्रोवाइडेड जिस फॉर्मूले को आपने इस्तेमाल किया है उससे निकाला गया आंसर उस फॉर्मूले के हिसाब से करेक्ट हो। तो ये था आपका रीऑर्डर लेवल। अच्छा, रीऑर्डर लेवल में एग्जांपल लिखा है यहां पर। जैसे मान लो एक कार है। अच्छा, कार में नॉर्मली पेट्रोल कितना भरता है जी? तो मान लेते हैं 25 लीटर। कितना? 25 लीटर मान लिया मैंने। उसमें होता है रिजर्व लेवल। रिजर्व करने गाड़ी रिजर्व में आ गई, मान लिया वो है 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आप मस्ती में कार चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी चल रही थी छलांगा मार दी, और पेट्रोल खत्म होते 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 कितने पे आ गया? 5 लीटर पे आ गया, मतलब गाड़ी रिजर्व में आ गई। अच्छा, गाड़ी रिजर्व में आती क्या होता है? आपके सामने एक इंडिकेशन आता है ना, कार में एक इंडिकेटर होता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि भैया गाड़ी रिजर्व में आ गई। क्या करना है? नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाओ, गाड़ी को रिफिल करवा लो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो। अच्छा, तो ये जो रिजर्व लेवल है ये क्या है? रीऑर्डर लेवल, यानी वेन टू ऑर्डर लेवल। अच्छा, आपने गाड़ी फुल करवानी है, या 1000 रुपए का डलवाना है पेट्रोल, या 1500 रुपए का, या 2000 रुपए का, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी तो आपने डिसाइड करनी है। तो बात समझ में आई जी? इसके बाद है मिनिमम लेवल। अच्छा, मिनिमम लेवल नाम से पता पड़ रहा है मिनिमम, यानी मटेरियल मटेरियल, एक सेकेंड, मटेरियल का स्टॉक लेवल इससे कम कभी नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो प्रोडक्शन रुक सकता है। ऐसा हो गया तो प्रोडक्शन रुक सकता है, इसको बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, मिनिमम स्टॉक को कई बार सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। फॉर्मूला नंबर 3। तो मिनिमम स्टॉक लेवल को निकालने के भी मल्टीपल फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज लीड टाइम। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम यूसेज माइनस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाई एवरेज यूसेज। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आपको चेक करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है फास्ट तरीके से, जिसके लिए आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में पढ़कर समझ में आ रहा है कि हाँ ये दिया हुआ है। आपको उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनमें से जो फॉर्मूला आपको सुटेबल लगता है आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। नंबर आपको पूरे मिलेंगे। यहां पर भी वही बात लागू है कि हर फॉर्मूले से आने वाला आंसर सेम नहीं हो, ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर तो कभी मटेरियल का स्टॉक होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों भाई? अगर सारा का सारा पैसा अपने स्टॉक में ही फंसा दोगे तो आपको लॉस हो रहा है कुछ, हाँ, उससे बचने के लिए तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान देना जरा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कई बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होती है,
बट कई बार रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। अगर मटेरियल परचेज करने पर सप्लायर हमें डिस्काउंट ऑफर कर दे तो पॉसिबल है कि रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, तब भी हमें रीऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर करने से कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ती हो, यानी खर्चे मिनिमाइज होते हो, पॉसिबल है। तो फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। सिर्फ एक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में आए सिंपल लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर, बात खत्म। आगे बढ़ते। एवरेज स्टॉक लेवल, दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। एवरेज मतलब वो स्टॉक जो पूरे साल ऑन एन एवरेज कंपनी के अंदर मेंटेन्ड रहता है। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि कंपनी इस एवरेज स्टॉक लेवल को कम करना चाहती है। भाई अगर पैसा स्टॉक के अंदर फंसा रहेगा तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस तो हो ही रहा है। अगर वो पैसा बैंक में रखा रहता तब पॉसिबल तो है ना। अगर हम पे ज्यादा पैसा होता तो हम क्या कर सकते थे? सप्लायर से डिस्काउंट की बार्गेनिंग कर सकते थे। फॉर्मूला नंबर 2 मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। यहां पर भी दो फॉर्मूले हैं और दोनों ही फॉर्मूलों से आने वाला आंसर डिफरेंट हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो फास्ट तरीके से इस्तेमाल करो, आंसर निकालो, नंबर पूरे मिलने वाले हैं। डेंजर लेवल, जैसे नाम से पता लग रहा है डेंजर, मतलब कि अगर अब आपने मटेरियल ऑर्डर नहीं किया तो मशीन बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लेबर खाली बैठी मिलेगी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल टर्नओवर रेशो, इसी को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं फॉर रॉ मटेरियल। मटेरियल टर्नओवर रेशो, इस रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए ईयर डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक बोले तो ओपनिंग क्लोज स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसके बेस पे क्या निकालते हैं हम? मटेरियल टर्नओवर रेशो निकाला हमने, एमटीआर निकाली। इसके बेस पे क्या निकालते हैं हम? इसके बेस पे निकालते हैं हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। यानी कि फिनिश गुड्स बनाने में इस्तेमाल होने से पहले कितना समय मटेरियल हमारे गोडाउन में ऑन एन एवरेज रखा रहा। ये नंबर कम होने चाहिए, ज्यादा कम होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? 365 डेज डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशो। अब मंथ में निकालना हो तो 12 मंथ ले लेंगे, वीक्स में निकालना हो तो 52 वीक्स ले लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर लेना। अगर एमटीआर लो है, एमटीआर मतलब मटेरियल टर्नओवर रेशियो अगर लो है, इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड हाई होगा। हाई का मतलब क्या है? फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में इस्तेमाल होने से पहले लंबे समय तक गोडाउन में पड़ा रहता है। अच्छी बात है, बुरी बात है क्यों? चोरी होने का डर, आग लगने का डर और कैरिंग कॉस्ट, रख रखाव करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा ना, टूट फूट ना जाए। तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल। इसका मतलब है रॉ मटेरियल क्या है? स्लो मूविंग, धीरे धीरे मूव करता है। आज आया है, 1 महीने बाद इस्तेमाल होगा। 1 महीने तक क्या करनी पड़ेगी आपको? देख रेख, चोरों से बचाओ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाई एमटीआर होना चाहिए, मटेरियल टर्नओवर रेशो हाई होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में आपको दे 2 प्रकार के रॉ मटेरियल, उदाहरण के लिए मटेरियल ए और बी, और क्वेश्चन बोलता है कमेंट करो इनमें से कौन सा मटेरियल स्लो मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है। तो क्या करना है आपको निकालना है पहले एमटीआर। एमटीआर क्या निकालोगे आप? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो जहां पर हाई एमटीआर होगा वो तो क्या होगा? फास्ट मूविंग, और जहां पर लो एमटीआर होगा वो क्या होगा? स्लो मूविंग। तो कमेंट में लिख देना आपको हाई मूविंग मतलब फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग। आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। ये राजी पेज नंबर 2, चैप्टर वही चल रहा है ये अभी तक, ध्यान देना। ये फॉर्मूले जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जब खुद से रिवाइज करेंगे ना आप तो फटफट फॉर्मूले को देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर जब फॉर्मूले को मैं रिवाइज करूं तो मन में रिवाइज करूं या बोल बोल कर? तो मेरी सलाह है कि बोल बोल कर रिवाइज करो। कैसे? बोल बोल कर मतलब पढ़ पढ़ कर रिवाइज करो। मन में रिवाइज करने पे कई बार मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आप मन में पढ़ के नीचे चले गए बट ध्यान नहीं गया वहां पर, तो बोल बोल कर रिवाइज करो। 18 पेज ही तो है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, जब मटेरियल एक कंपनी खरीदती है तो मटेरियल खरीदने के बाद निकालना चाहती है कि 1 यूनिट रॉ मटेरियल की हमें कितने में पड़ी, कितना खर्चा हुआ हमारा। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर होती हैं,
तो उन्हें हम कॉस्ट में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, उन्हें हम कॉस्ट में घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, और घटे हुए हैं तो घटा हुआ रहने देंगे कि रहने देंगे, अगर बढ़े हुए हैं तो बढ़ा हुआ रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। ये सारी बातें करेंगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है आपका ट्रेड डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो उसे घटा रहने दो, अगर घटाया हुआ नहीं है तो घटा दो। डिस्काउंट मिला भाई आपको, डिस्काउंट मिलने से कॉस्ट कम हो जाती है। ये डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है क्वांटिटी डिस्काउंट। ये भी क्या मिला है आपको? डिस्काउंट माइनस करो। ये क्यों मिला है? क्योंकि आपने बल्क में परचेजिंग की है। तीसरा है कैश डिस्काउंट, इसको मत करो माइनस। आप बोलोगे ना सर डिस्काउंट तो ये भी है, डिस्काउंट तो ये है बट ये क्या है मेरा? फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो क्या मैं कैश डिस्काउंट ले पाता? नहीं। लेकिन क्वांटिटी और ट्रेड डिस्काउंट तो ले ही पाता। तो ये क्या है मेरा? फाइनेंशियल बेनिफिट। कहते हैं ना पैसा ही पैसे को खींचता है, तो यहां पर पैसा होने से ही हम डिस्काउंट ले पाए। तो इसको डिडक्ट मत करो, क्योंकि हर एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग होती है, तो यहां पर डिडक्ट नहीं करना है। अगला पॉइंट है रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटी टैक्स। ऐसा कोई भी खर्चा हो तो परचेस कॉस्ट में ऐड रहने दो, और अगर ऐड नहीं है तो ऐड कर दो। अगला पॉइंट है जीएसटी। अगर इनपुट मिलता है तो कॉस्ट के रूप में ऐड मत करो, इनपुट नहीं मिलता तो कॉस्ट के रूप में ऐड कर दो। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि इनपुट मिलेगा। हालांकि इस बात को नोट के रूप में नीचे लिख दो कि इट इज अज्यूम्ड कि जीएसटी इनपुट मिलेगा, इसीलिए इसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डैमेज, डिटेंशन चार्जेस, फाइन, पेनल्टी। अच्छा कोई पेनल्टी लग गई, पेनल्टी कॉस्ट का पार्ट है? नहीं। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो पेनल्टी को कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज पेड, फ्रेट इनवार्ड। सारे के सारे खर्चे हैं, परचेज से रिलेटेड हैं, ये ऐड रहेंगे, और अगर ऐड नहीं है तो ऐड कर दो। अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब बोले तो वो बक्से जिनके अंदर माल रख के लेकर आए हैं। बक्से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन रिटर्नेबल, एक होता है रिटर्नेबल। यानी एक को तो वापस कर सकते हैं हम, एक को वापस नहीं कर सकते। अच्छा वापस अगर नहीं कर सकते और उसका खर्चा जोड़ा गया है तो कॉस्ट है, लेकिन अगर वापस कर सकते हैं तो मत जोड़ो ना कॉस्ट के रूप में। क्यों? इनका खर्चा तो हमें वापस मिल जाएगा, तो कॉस्ट में ऐड मत करो। अगला पॉइंट है नॉर्मल लॉस। ध्यान देना, लॉस दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो होना ही होना है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने 8 घंटे पढ़ाई करने की प्लानिंग की, लेकिन 8 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट तो वेस्ट होने ही होने हैं। इसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों भाई? खाना तो खाओगे ना, पानी तो पियोगे, वॉशरूम तो जाओगे, टाइम तो देखोगे, एक आध बार बॉडी को स्ट्रेच तो करोगे। तो ये सब क्या है? नॉर्मल लॉस। एक होता है एबनॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस। आपने सोचा नहीं वाला लॉस हो गया। वर्कर को 8 घंटे काम करने के लिए बुलाया, 4 घंटे खाली बैठा रहा। रीजन बोलता है कि लाइट चली गई फैक्ट्री के अंदर, मशीन खराब पड़ गई, मटेरियल अवेलेबल नहीं था। ऐसे ही मटेरियल के अंदर भी लॉस दो प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मल लॉस होता है एबनॉर्मल लॉस। मटेरियल लेकर आए 100 केजी, लेकिन इस्तेमाल होने तक 2 केजी बेकार हो ही जाता है, तो हम ये मानेंगे कि हम 98 केजी ही मटेरियल लाए थे। इसका मतलब है जब हम निकालेंगे कॉस्ट पर केजी तो हम टोटल कॉस्ट लेंगे 100 केजी की, डिवाइड बाय करेंगे 98 केजी, क्योंकि 2 केजी क्या है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को अवॉइड कर पाना इम्पॉसिबल। लेकिन अगर ये होता है एबनॉर्मल लॉस तो फिर हम इसे यूनिट्स में माइनस नहीं करते, यानी एबनॉर्मल लॉस को हम खुद बियर करते हैं, कस्टमर से उसकी रिकवरी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका मेथड्स, जिसके अंदर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एग्जाम के अंदर आ सकता है कि कंपनी फीफो मेथड का इस्तेमाल करती है, लीफो का या वेटेड एवरेज का। निकाल के बताओ कि जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी कॉस्ट कितनी थी, ताकि हम क्या बना पाए? कॉस्ट शीट। लिंक कर पा रहे हो ना? कॉस्ट शीट में आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड। अगर एक कंपनी के अंदर बार बार मटेरियल प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि यूनिट्स तो मालूम है भाई, कितना केजी इस्तेमाल हुआ ये तो मालूम है, लेकिन उस केजी के बराबर कॉस्ट कितनी है? इसको निकालने के लिए 3 तरीके हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मतलब जब आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल हो कि ये यूनिट थी, पहले खरीदी थी हमने, इसका इस्तेमाल किया, इसके बाद वाली का इस्तेमाल किया, इसके बाद वाली का इस्तेमाल। कुल मिला के बात क्या है? हम ये मानते हैं कि जो पहले
आया था फैक्ट्री में वही पहले जाएगा फिनिश गुड्स को बनने में। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या करेंगे हम, जब भी हम मटेरियल को इश्यू करेंगे ना, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये यूनिट्स में पहले वाले लॉट से कुछ केजी है। अगर वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, मतलब पूरा खत्म हो गया पहला लॉट, तो अगले वाले से है, अगले वाला भी खत्म हो गया तो उससे अगले वाले से है, वो भी खत्म हो गया तो उससे अगले वाले से, मतलब फीफो। तो इस बेसिस पे निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लेटेस्ट वाले का इस्तेमाल पहले किया। मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन शैल बी प्राइस्ड एट ए प्राइस ऑफ मटेरियल परचेस्ड लास्ट टिल इट्स क्वांटिटी एग्जॉस्ट, यानी कि अभी जो खरीदा था उसको पहले इस्तेमाल हुआ, उसके बाद उससे पिछले लॉट का, और उससे बाद उसके पिछले लॉट का। इसे बोलते हैं लीफो मेथड। तीसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। जब कंपनी में ये नहीं पता पड़ रहा कि फिनिश गुड्स पहले वाला इस्तेमाल हो रहा है या आखिरी वाला, यानी सीक्वेंसिंग पता नहीं चल रही, तो कंपनी बोलते हैं वेटेड एवरेज, यानी कि जब भी मटेरियल जाएगा हम निकालेंगे एक एवरेज प्राइस पर यूनिट, जब भी मटेरियल आएगा हम निकालेंगे एक एवरेज प्राइस पर यूनिट, और उसी के बेस पर हम यूनिट्स यूज हुई ऐसा मान लेंगे। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन के इस बार आने के चांस थोड़े ज्यादा है। यहां पर भी होगा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में क्या करेंगे हम, नॉर्मल लॉस में हम यूनिट्स में कम कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस के अंदर उसको तो हम कॉस्टिंग पीएल में लॉस के रूप में चार्ज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर दिया गया है शॉर्टेज विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड, शॉर्टेज विल बी चार्ज एज ओवरहेड, इसका मतलब क्या है, इट मींस कॉस्ट ऑफ सच इश्यूज शैल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट। इट इज नाइदर नॉर्मल कॉस्ट नॉर एबनॉर्मल कॉस्ट। यानी क्वेश्चन ने बोला ना कि कुछ अगर मटेरियल का डिफरेंस मिलता है तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसका इस्तेमाल हमने ओवरहेड के रूप में किया है। तो ना तो ये नॉर्मल लॉस है, ना ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। हमने ऐसा मान लिया कि अगर मटेरियल की कुछ शॉर्टेज मिलती है, बुक्स में आता है 100 केजी, और जब एक्चुअल में गिनने गए तो पता लगा 98 केजी है, मतलब 2 केजी शॉर्टेज है, तो ऐसा मान लेंगे कि 2 केजी का इस्तेमाल किया एज ओवरहेड, यानी इसको हम ओवरहेड में चार्ज कर देंगे इसकी कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक है एबीसी एनालिसिस। ये क्यों करते हैं, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल टाइप के ना मटेरियल होते हैं। अब सवाल यह है कि कंपनी हर प्रकार के मटेरियल खरीदती है, और हर कंपनी चाहती है कि मेरी मटेरियल कॉस्ट कम हो। अब सबके ऊपर फोकस रख पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी आइडेंटिफाई करती है उन मटेरियल को जहां पर मैक्सिमम पैसे लगते हैं, ध्यान देना जरा। उसके बाद उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट बैठा रहता है नजर गड़ा के अपनी, कि हल्की सी भी कॉस्ट बढ़ी तो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी उसको बड़े जूते पड़ने वाले हैं। कैटेगरी सी मतलब लीस्ट पैसा फंसा, कम से कम। तो यहां पे थोड़ी सी लिबर्टी रहती है कि ठीक है यार चलो होने दो। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपके कॉस्टिंग के बहुत सारे चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर कैटेगरी ए में आते हैं, कुछ कैटेगरी बी में आते हैं, कुछ कैटेगरी सी में आते हैं। कैटेगरी ए का मतलब है कि वो चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ना मतलब महापाप। कैटेगरी बी मतलब इन बिटवीन, एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं बट कैटेगरी ए वालों से कम, और कैटेगरी सी मतलब लीस्ट चांसेस। तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पहले कैटेगरी ए, मतलब कैटेगरी ए तो छोड़ना नहीं है अपने को, उसके बाद कैटेगरी बी, उसके बाद कैटेगरी सी। अच्छा, अगर मैं पूरी कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉन्सेप्ट को कहां रखोगे आप, कैटेगरी ए में रखो सारे कॉन्सेप्ट को। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला फॉर्मेट आपको याद है, 99% चांस एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे आप, इसीलिए निकाली है कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज। तो एबीसी एनालिसिस क्या करता है, सभी मटेरियल को कैटेगरी एबीसी में तोड़ देता है। कैटेगरी ए मतलब वो मटेरियल जहां पर 70% वैल्यू, जहां पर 70% वैल्यू है लगती है। मान लो पूरी कंपनी के अंदर 100 रुपए खर्च होते हैं सभी मटेरियल के ऊपर, वो कुछ मटेरियल जहां पर 70 रुपए लगे हैं उसे कैटेगरी ए बोलेंगे। जहां पर सिर्फ 20 लगे हैं कैटेगरी बी, और जहां पर 10 लगे हैं कैटेगरी सी। अच्छा, कैटेगरी ए बी सी में डिवाइड करने के लिए 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले करना क्या है आपको, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच रॉ मटेरियल बाय मल्टीप्लाइंग एनुअल कंजप्शन ऑफ ईच रॉ मटेरियल बाय इट्स यूनिट प्राइस। यानी कि पूरे साल में कितना कंज्यूम होना है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर मटेरियल का, मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट प्राइस। क्या पता लग जाएगा अपने को कि पूरे साल में ये कितना खरीदना पड़ेगा, ये मानते हुए कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 0। दूसरा स्टेप हमने क्या निकालना है, टोटल, सबको जोड़ देना है कि कुल कितने पैसे लगेंगे
तीसरा, हम निकालनी है परसेंटेज ऑफ ईच मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू टोटल, कि भाई अगर 100 रुपए लगेंगे सब में तो इसमें कितना परसेंट, आधा परसेंट, 1%, 2%, 5%, समझ गए ना। उसके बाद रैंक देनी है, सबसे ज्यादा परसेंटेज जहां पे लगी उसे रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2, उससे कम वाले को रैंक 3, उससे कम वाले को रैंक 4, उससे कम वाले को रैंक 5। स्टेप 4 था। स्टेप 5 में क्या करना है हमें, रैंक 1 वाले की परसेंटेज को ऐड करो रैंक 2 वाले की परसेंटेज से, रैंक 3 वाले की परसेंटेज से, रैंक 4 वाले की परसेंटेज से। कब तक ऐड करते रहो, जब तक 70% के बराबर ना आ जाए। एग्जैक्ट 70% नहीं, अप्रोक्सीमेट भी चलेगा। 69% चलेगा, 71% चलेगा, 72% चलेगा, 68% चलेगा। इन मटेरियल को बोलेंगे कैटेगरी ए मटेरियल, यानी इस मटेरियल के ऊपर टॉप मैनेजमेंट ऐसे सांप की तरह बैठा होगा। हल्की सी भी कॉस्ट ऊपर नीचे हुई तो परचेज मैनेजर हो चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो, कोई भी हो, जिसकी वजह से ये कॉस्ट पड़ी है उसको डांट पड़ेगी। कैटेगरी बी मतलब बाकी जो बच गए 20% वैल्यू जो होल्ड करते हैं, और कैटेगरी सी मतलब आखिरी के 10%। कैटेगरी सी का मैनेजमेंट के हाथ में होता है, लोअर मैनेजमेंट के हाथ में। उन्हीं को बोला कि तुम खुद ही टेक केयर करो यार, इसके तुम खुद देखो कितना मंगाना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब मंगाना है, रीऑर्डर लेवल आप खुद देखो, इसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी टॉप मैनेजमेंट कहां बैठा है, जहां पर 70% वैल्यू इन्वेस्टेड है। समझ आ गई ना बात। अच्छा जी, अगला है आपका इनपुट आउटपुट रेशियो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट। अच्छा, यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर 260 केजी मटेरियल लगाकर 200 केजी फिनिश गुड्स बनाया तो बताओ इनपुट आउटपुट रेशियो कितना। तो इनपुट कितना 260, आउटपुट कितना 200 केजी, निकालो परसेंटेज में 130%। इसका मतलब है 30% मैन्युफैक्चरिंग लॉस है, यानी कि 100 केजी मटेरियल लगाकर 70 केजी फिनिश गुड्स बनता है, तो ये अनफेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो को निकालकर कंपनी तय करती है कि किस मटेरियल में इंप्रूवमेंट का स्कोप है और किस में नहीं है। क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना हो तो फॉर्मूला है इनपुट आउटपुट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। आगे चलते हैं जी। अगला है स्टॉक आउट सिचुएशन। अगला है स्टॉक आउट सिचुएशन। स्टॉक आउट मतलब इसका फॉर्मूला है यूनिट्स फॉर विच ऑर्डर गॉट कैंसल्ड। देखो हमारे पास पूरे साल में कितने यूनिट्स के लिए ऑर्डर आए और उनमें से कितने यूनिट्स के ऑर्डर हम पूरे नहीं कर सके, क्या बोलेंगे इसको हम, स्टॉक आउट। यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक ना होने की वजह से फिनिश गुड्स नहीं बन पाया, या फिर फिनिश गुड्स बना हुआ अवेलेबल ना होने की वजह से फिनिश गुड सप्लाई नहीं हो पाया, स्टॉक आउट। तो निकालते हैं स्टॉक आउट रेशियो। फॉर्मूला है यूनिट्स फॉर विच ऑर्डर गॉट कैंसल्ड डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स फॉर विच ऑर्डर्स रिसीव्ड इन होल ईयर। अगला पॉइंट है आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर फिनिश गुड्स। ध्यान देना, इसके पहले पढ़ा था हमने फॉर रॉ मटेरियल, ये क्या है फॉर फिनिश गुड्स। फॉर्मूला क्या है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। फिर निकालना है मुझे होल्डिंग पीरियड, तो फॉर्मूला क्या होल्डिंग पीरियड का 365 डेज डिवाइड बाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ फिनिश गुड्स। ये यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर लिखा होना चाहिए इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, तो इसे काट लेना, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड यहां पर लिख लेना। वही सेम बात है, देखो अगर हाई आईटीआर है यानी कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा है, इसका मतलब है लो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, यानी फिनिश गुड्स को लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रखना पड़ा, वो बिक गया, तो ये हमारे लिए क्या है फेवरेबल। स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस इस एग्जाम में ज्यादा है, स्टॉक आउट के ऊपर, ये ना स्टॉक आउट कॉस्ट के ऊपर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहां पे पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा। देखो चैप्टर नंबर 3 जो है ना आपका इंप्लॉय कॉस्ट, ये तो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला एक बार आप जब फॉर्मूला चार्ट डाउनलोड कर लेना और एक बार गो थ्रू कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका ओवरहेड। अगला चैप्टर है आपका ओवरहेड। देखो ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के फॉर्मूले 6 तरीके होते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट को निकालने के। सबसे पहले बात करता हूं कि ओवरहेड होता क्या है। ओवरहेड ऐसा मानो ओवरहेड मतलब होता है कॉमन खर्चा,
वो खर्चा जो सभी फिनिश गुड्स को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल ये होता है साल के आखिरी के अंदर कि भाई इस कॉमन खर्चे को हम कैसे बांटें, फिनिश गुड्स ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर और डी के ऊपर कैसे बांटें। तो इसे बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। इसके बेस पे निकाला जाता है, इसके बेस पे बांटा जाता है उस ओवरहेड कॉस्ट को सभी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट में सिंपली ऐड कर देते हैं। 6 फॉर्मूले हैं जी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरा फॉर्मूला एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। तीसरा है एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो वही अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल प्राइम कॉस्ट। चौथा है आपका डायरेक्ट लेबर आर के बेस पर, तो अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं होगा। मशीन आर रेट, अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल मशीन आवर्स, यहां पर ही मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां पे क्या निकालेंगे हम? पर आर रेट लेबर के बेस पर आर रेट मशीन के बेस पर, और इसके बेस पर चार्ज करेंगे। ये है सिर्फ 5 मेथड, मैंने बोले थे 6 मेथड। छठा कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। हाँ जी, तो 6 मेथड है ओवरहेड रिकवरी रेट को निकालने के। देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको, और ध्यान देना जरा, कंपनी को कौन सा मेथड फॉलो करना है ओवरहेड रिकवरी रेट को निकालकर चार्ज करने का, ये कंपनी को डिसाइड करना है। अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव है तो फॉलो करेगी लेबर वाले मेथड को। अब लेबर वाले मेथड में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस पे चार्ज करना है या लेबर आवर्स के बेस पे चार्ज करना है, ये कंपनी को तय करना है। अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है तो कंपनी यूज करेगी मशीन आवर्स वाले मेथड का। तो कुल मिलाकर ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस मेथड का इस्तेमाल करती है ओवरहेड कॉस्ट को सभी प्रोडक्ट में बांटने के लिए। देखिए 6 मेथड मैंने बताया आपको, और हर मेथड से कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। तो ये कंपनी को तय करना है कि कौन सा मेथड कंपनी को लगाना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे करें फिर हम? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन सा मेथड कंपनी इस्तेमाल करती है, या तो डायरेक्टली मुंह से बोल देगा या फिर आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं इशारा मिलेगा कि इसके बेस पर कंपनी ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट पे चार्ज करती है। तो एक बार ये फॉर्मूला आप देख लेना, आपको बात समझ में आराम से आ जाएगी। अब चलते हैं जी आगे। अगला टॉपिक है आपका एलोकेशन ऑफ ओवरहेड वर्सेस अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। देखिए कुल मिलाकर बात सिंपल है, ओवरहेड को रेशियो में बांटे या ओवरहेड डिपार्टमेंट में पूरा चार्ज कर दें, कैसे करें? एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है, कंपनी के 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट 1, 2, 3। डिपार्टमेंट 1 बनाता है फिनिश गुड्स 1, डिपार्टमेंट 2 बनाता है फिनिश गुड्स 2, और डिपार्टमेंट 3 बनाता है फिनिश गुड्स 3। अब सपोज करो हर डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी ने एक सुपरवाइजर रख रखा है, यानी कि डिपार्टमेंट 1 में भी एक सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट 2 में भी एक सुपरवाइजर है, और डिपार्टमेंट 3 में भी एक सुपरवाइजर है। अब आप मुझे बताओ, डिपार्टमेंट 1 के सुपरवाइजर की सैलरी तीनों प्रोडक्ट में चार्ज करनी चाहिए, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में चार्ज करनी चाहिए, या सिर्फ डिपार्टमेंट 1 में चार्ज करनी चाहिए? सोच के बताओ। डिपार्टमेंट 1 में चार्ज करनी चाहिए, इसको बोलते हैं एलोकेशन, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का खर्चा उसी डिपार्टमेंट में चार्ज करो, जिस प्रोडक्ट का खर्चा उसी प्रोडक्ट में चार्ज करो। दूसरा एग्जांपल वही सेम लेते हैं, एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है 1, 2, 3, 3 प्रोडक्ट 1, 2, 3 है ना, लेकिन सुपरवाइजर कॉमन है, यानी कि सुपरवाइजर एक ही है, वो डिपार्टमेंट 1 को भी सुपरवाइज करता है, 2 को भी और 3 को भी। अब बताओ इस सुपरवाइजर की सैलरी तीनों डिपार्टमेंट में चार्ज करें या किसी एक में चार्ज करें? क्या मतलब तीनों में चार्ज करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, तीनों में चार्ज करें तो किस रेशो में चार्ज करें, किस बेसिस पे चार्ज करें? तो यहां पर अलग अलग मत हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। यानी कि जब एक कॉमन खर्चे को हम मल्टीपल डिपार्टमेंट या मल्टीपल प्रोडक्ट पर किसी रेशो के बेस पर बांटते हैं तो इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह खर्चा कॉमन तरीके से किया गया है या स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट के लिए किया गया है। तो खर्चा अगर कॉमन हो तो भैया तीनों में बांट दो, चारों में बांट दो, जितने प्रोडक्ट उतने में बांट दो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, किस रेशो में बांटना है। अगर खर्चा एक प्रोडक्ट के लिए किया गया है, एक डिपार्टमेंट के लिए किया गया है, तो वो खर्चा
उसी डिपार्टमेंट में चार्ज करो। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता कि एलोकेशन है या अपोर्शनमेंट है, आपको वहां पर लिखकर बताना नहीं है। अब सवाल है कि बेसिस क्या हो, तो ध्यान देना जरा। एक खर्चे को बांटने के मल्टीपल बेसिस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। जिस फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल फिनिश गुड्स बनते हैं, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट तीनों पार्ट में कैसे बांटना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन पर। अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दी गई है, भाई ए की इतनी बनी, बी की इतनी बनी, सी की इतनी बनी, तब तो हम यूनिट्स के रेशियो में बांटेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको एरिया दिया हुआ है, यूनिट्स नहीं दिए गए, बताया गया है कि डिपार्टमेंट 1 इतने एरिया में बना है, डिपार्टमेंट 2 इतने एरिया में बना है, डिपार्टमेंट 3 इतने एरिया में बना है, तो फिर आपको एरिया के बेस पर उस फैक्ट्री बिल्डिंग के रेंट को सभी डिपार्टमेंट्स में बांटकर फिनिश गुड्स तक पहुंचाना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी के बेस पर डिसाइड करेंगे कि किस बेसिस पर किसी कॉमन खर्चे को बांटना है। तो हालांकि बहुत सारे मैंने यहां पर एग्जांपल लिए हैं, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंस। भाई फैक्ट्री में लाइटिंग होती है, किस बेस पे बांटें, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स यानी बटन के बेस पे बांटें या ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो जो इंफॉर्मेशन बेस्ट लगे आपको, उसके बेस पर आपको कॉमन खर्चे को बांट देना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एग्जाम में 2 इंफॉर्मेशन आई, खर्चा एक ही है, दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पर इस खर्चे को बांट सकते हैं, तो किसके बेस पे बांटूं? तो इसका जवाब यह है कि जो बेसिस मोस्ट सुटेबल हो, सबसे बेहतर बेसिस हो, उसी बेस पे बांट दो। और साथ में एक नोट भी लिख देना, यहां पर नोट लिखना फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अंडर रिकवरी की और ओवर रिकवरी की। एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आते रहेंगे, और इस बार भी इस प्रकार का क्वेश्चन आने की एग्जाम में पूरी उम्मीद है। एक कंपनी पूरे साल में कितना खर्चा होगा ऐसा आइडिया लगाती है ओवरहेड का। साल के आखिरी में जाके मालूम पड़ता है कि उतना खर्चा हमने अपने कस्टमर से रिकवर किया कि नहीं किया, या फिर उतना खर्चा हमने फिनिश गुड्स में चार्ज किया कि नहीं किया। अगर चार्ज कम किया है तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। खर्चा अगर ज्यादा चार्ज कर दिया, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्ब मतलब खर्चा हुआ 100 रुपए, चार्ज किया 90 रुपए, 10 रुपए की अंडर रिकवरी है, 10 रुपए अनएब्जॉर्ब्ड है। अब इसका क्या करें? 10 रुपए का जो खर्चा हम सोच चुके थे और हुआ भी है, लेकिन हम रिकवर नहीं कर पाए, किससे? अपने कस्टमर से, या हम चार्ज नहीं कर पाए अपने फिनिश गुड्स में, इसका क्या करें? तो इसको करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, इसको लॉस मानो, दफा करो। मतलब ठीक है यार, 100 रुपए खर्चा हो गया, 90 की रिकवरी करी हमने, 10 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लॉस मानो, भूल जाओ। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 कि जो ये आपकी अंडर रिकवरी है, इस अंडर रिकवरी को WIP, फिनिश गुड्स का स्टॉक और यूनिट सोल्ड, तीनों में बांट दो। हाँ, तीनों में कॉस्ट के रूप में ऐड कर दो। हाँ, कैसे? एक सप्लीमेंट्री रेट का इस्तेमाल करके। अगर क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स गिवन ना हो तो हम रेशो के बेस पे बांट देंगे, वैल्यू के बेस पे बांट देंगे। वैल्यू की रेशो के बेस पे बांट देंगे। किसकी वैल्यू? फिनिश गुड्स स्टॉक की वैल्यू, यूनिट सोल्ड की वैल्यू, WIP की वैल्यू। सप्लीमेंट्री रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट्स इंक्लूडिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ WIP। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर लिखा गया हो कि अगर अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का रीजन है इनएफिशिएंसी, डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी, तो भाई साहब ऐसे खर्चे को तो लॉस ही मानना पड़ेगा, ऐसी अंडर रिकवरी को तो लॉस ही मानना पड़ेगा। यानी आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी में डिफेक्ट था तो मान लो लॉस आपकी वजह से हुआ है, इस लॉस को लॉस मानो और दफा करो। मेथड नंबर 2 के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। अच्छा ध्यान देना, ऊपर जो मैंने बोला कि आपको अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लिखना है, इसको निकालने के लिए आप इन 4 प्रकार के अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे। अमाउंट नंबर 1, अमाउंट पेड टू वर्कर एज पर कोर्ट ऑर्डर, प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंसेस बुक्ड इन करंट ईयर, वेजेस पेड इन स्ट्राइक पीरियड एंड ऑब्सोलीट स्टोर्स रिटर्न ऑफ। ये 4 प्रकार के खर्चे आप एक्चुअल ओवरहेड में ऐड नहीं करोगे, यानी कि माइनस कर दोगे, और क्या निकलेगा आपका? अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट। जिस तरह मैं निकाला अनएब्जॉर्ब्ड, उसका उल्टा क्या हो जाता है?
ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो वही सेम फॉर्मूला है मेथड नंबर 2। सप्लीमेंट्री रेट निकालो, कॉस्ट में से माइनस कर दो। अच्छा, मेथड 1 फॉलो करेगी कंपनी या मेथड 2? एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन बताएगा। नॉर्मली क्वेश्चन बोलता है मेथड 2 ये कंपनी फॉलो करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका 5 नंबर का या 10 नंबर का आएगा, 8 नंबर का भी आ सकता है। तो भाई 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा ही ना। तो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर मेथड 2 ही बोला जाता है कि ये कंपनी मेथड 2 का इस्तेमाल करती है। अगले पेज पे आ जाओ जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या वाला है? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट की 2 कैटेगरी है। एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट कुछ प्रोड्यूस करता ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कि सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटो और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड को आप प्रोडक्ट में बांटो। तो जो ओवरहेड का अमाउंट हम सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं उसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे करने के 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या इसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर होता है बांटते रहो बांटते रहो। एग्जांपल लिया जी मैंने यहां पर एक ऐसा मैंने माना है कि कंपनी के अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, नाम दिया मैंने P1, P2 एंड P3। और इस कंपनी के अंदर 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसा नाम दिया मैंने S1, S2 एंड S3। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले हम S1 की कॉस्ट को बांटेंगे P1, P2, P3, S2, S3 गिवन परसेंटेज में, यानी कि किस परसेंटेज में बांटना ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यानी S1 डिपार्टमेंट की कॉस्ट को मैंने 5 में बांट दिया। स्टेप नंबर 2, S2 डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्लस स्टेप नंबर 1 में जो S1 को कॉस्ट मिली उन दोनों को जोड़कर 5 में बांट दो। 5 कौन? P1, P2, P3, S1 एंड S3। स्टेप नंबर 3, S3 की खुद की कॉस्ट प्लस स्टेप 1 में जो कॉस्ट मिली प्लस स्टेप 2 में जो कॉस्ट मिली, इन तीनों को जोड़ो और इसको 5 में बांट दो। P1, P2, P3, S1 और S2। और इस स्टेप नंबर 4 क्या है? इन 3 स्टेप को रिपीट करते रहो, इसलिए बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीट करते रहो इन मेथड को। कब तक? जब तक बांटने वाला अमाउंट नेग्लिजिबल फिगर में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब 1 रुपया 2 रुपये तब तक ना हो जाए। तो ये है आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, ट्रायल एंड एरर मेथड, गलतियों का पुतला मेथड। फॉलोइंग स्टेप्स, वही माना मैंने 3 डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड S1, S2, S3। स्टेप नंबर 1, S1 की कॉस्ट को बांटो S2, S3 में। ध्यान देना जरा, यहां पर मैं सर्विस डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट को सर्विस डिपार्टमेंट में ही बांट रहा हूं, प्रोडक्शन में नहीं बांटा मैंने। पर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, नो अमाउंट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम S1। S1 से कुछ भी माइनस नहीं करूंगा। आपका मन बोल रहा होगा ना सर, जब मैंने कॉस्ट को बांट लिया है तो माइनस क्यों नहीं कर रहा? हाँ, कर रहा है आपका मन। मेथड का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड। भाई जब मेथड का नाम ही है एरर मेथड, तो हम भी क्या कर रहे हैं यहां पर? एरर घटाना चाहिए मन बोल रहा है, बट हम नहीं घटाएंगे। स्टेप नंबर 2, अब S2 की कॉस्ट को बांट दो। स्टेप नंबर 3, अब S3 की कॉस्ट को बांट दो और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो S1, S2, S3 में। कब तक? जब तक बांटने वाला अमाउंट 1 रुपये 2 रुपये ना रह जाए। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, अब क्या करना है कि 100% माइनस करो शेयर ऑफ अदर सर्विस डिपार्टमेंट और S1, S2, S3 की कॉस्ट को P1, P2, P3 में एक ही बार बांटो बस, और काम पता है। तो ये था आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 है आपका इक्वेशन मेथड। और ध्यान देना जरा, जब इक्वेशन मेथड के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 ही होंगे, 3 हो नहीं सकते। रीजन क्या है उसके पीछे? 3 के लिए क्या चाहिए हमारे को? मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैट्रिक्स मेथड। और आपके सिलेबस में वो चीज है ही नहीं, तो मैक्सिमम 2 सर्विस डिपार्टमेंट आने वाले हैं। यहां पर 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 इक्वेशन बनाओ, स्टेप नंबर 2 सॉल्व करो, स्टेप नंबर 3 जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कॉस्ट का अमाउंट आया है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? कैलकुलेटेड कॉस्ट, उसको बांटो एक बार, काम खत्म। स्टेप नंबर 4 स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर में क्या करना है आपको? एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले बांटेंगे 6 डिपार्टमेंट पर। जैसे यहां पर एग्जांपल लिया मैंने, 3 डिपार्टमेंट लिए प्रोडक्शन के और 4 लिया मैंने सर्विस के। 7 हो गए। तो पहले मैंने एक को बांटा अगले 6 पर, फिर दूसरे को बांटा अगले 5 पर, तीसरे को बांटा अगले 4 पर। देखा ना, 6, 5, 4, उसके बाद 3। तो एक प्रकार सीढ़ी से नहीं बन रही, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप एंड लैडर मेथड।
इन चारों मेथड के ऊपर आपने एक एक क्वेश्चन कर लेना है। मेथड आप यहां से याद कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर लेना, P1 P2 P3 S1 S2 S3 के बेस पर एग्जाम में आप झंडे गाड़ दोगे। अगला कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंट कैपेसिटी। एग्जाम के अंदर हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट तब भी कैपेसिटी मतलब कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं। कैपेसिटी 4 प्रकार की कैपेसिटी होती है। एक होती है मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे 365 दिन साल में कोई काम करे और रोज 8 घंटे काम करे तो पूरे साल में 2920 घंटे वो काम कर सकता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब जो प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। भाई संडे काम करेगा क्या वर्कर? नहीं करेगा। कभी मशीन रिपेयर करवाओगे, नॉर्मल मेंटेनेंस में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मैक्सिमम में से अगर मैं नॉर्मल लॉस माइनस कर दूं, किसका? कैपेसिटी का, तो क्या बच जाएगा आपका? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। यानी संडे माइनस कर दिए, हॉलिडे माइनस कर दिए, मेंटेनेंस आवर्स माइनस कर दिए, क्या बच गया? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। यानी ये वो कैपेसिटी है जो प्रैक्टिकली इंप्लॉइज काम कर सकते हैं। अगला आपका एवरेज कैपेसिटी, इसी को हम नॉर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। एवरेज मतलब नाम से पता लग रहा है, एवरेज कर दो। एवरेज करने के लिए आपको 2 बात ध्यान रखनी है। खास बात, एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपको एबनॉर्मल ईयर अवॉइड करना है। किसी साल कैपेसिटी बहुत ही कम इस्तेमाल हुई, उसे काउंट मत करो। किसी साल कैपेसिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, उसे भी काउंट मत करो। यानी कि एक एवरेज कैपेसिटी निकालने के लिए नॉर्मल यूसेज ऑफ कैपेसिटी का एवरेज निकाल लो, बात बन गई। अगला पॉइंट है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में इस्तेमाल की गई है। अगर मैं आपकी बात करूं, 16 घंटे क्या है आपके लिए? मैक्सिमम कैपेसिटी। 10 से 12 घंटे क्या है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। आपकी एवरेज कितनी? 8 से 9 घंटे। और अगर आज आप 6 घंटे पढ़े हो तो वो क्या आपकी? एक्चुअल कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कॉन्सेप्ट मशीन आर रेट। एग्जाम के अंदर मशीन आर रेट निकालने के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रहते हैं। मशीन आर रेट 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल मशीन आर रेट और एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। सिंपल मशीन आर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवर डिवाइड बाय मशीन आवर्स। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते तो इसी में क्या ऐड कर देना? डायरेक्ट वेजेस पर मशीन आवर। फॉर्मूला क्या? टोटल डायरेक्ट वेजेस डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर। इसको निकालने के क्या निकालना पड़ेगा अपने को? टोटल कॉस्ट यानी टोटल ओवरहेड। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल। फिक्स में सारे फिक्स वाले खर्चे, रेंट, इंश्योरेंस कॉस्ट, जनरल ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, सारे फिक्स खर्चे ऐड कर दो। अच्छा, वेरिएबल में क्या ऐड करेंगे? सारे वेरिएबल ऐड कर दो, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, पावर कंज्यूम्ड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रिपेयर मेंटेनेंस, क्या आ जाएगी आपकी? टोटल ओवरहेड। डिवाइड बाय क्या कर दो? टोटल मशीन आवर्स। अच्छा, जरा ध्यान देना, मशीन का डेप्रिसिएशन अगर टाइम पे बेस्ड है तो फिक्स है, अगर आवर्स पे बेस्ड है तो वेरिएबल है। लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर। इफेक्टिव मशीन आवर को निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस सेटअप टाइम। अगर इसे क्या मानते हैं आप? अनप्रोडक्टिव। अगर इसे आपने प्रोडक्टिव मान लिया तो इसे माइनस मत करना। सेटअप टाइम क्या होता है? प्रोडक्शन चालू करने के पहले मशीन ऑन करनी पड़ती है ना। मशीन ऑन कर दिया आपने, लेकिन 15 मिनट के बाद काम कर सकते हो, इसे क्या बोलेंगे हम? सेटअप टाइम। लैपटॉप का बटन दबा दिया आपने, ऑन कर दिया, लैपटॉप का बटन दबा दिया, लैपटॉप पे काम करोगे 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तो ये 2, 3, 5 मिनट क्या है? सेटअप टाइम। कुछ लोग इसे मानते हैं प्रोडक्टिव टाइम, कुछ लोग इसे मानते हैं अनप्रोडक्टिव टाइम। क्वेश्चन ने कुछ ना बोला हो तो क्या माने? अनप्रोडक्टिव, नोट लिख देना। और क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्टिव है तो माइनस मत करना। तो आपका ये चैप्टर जो है ओवरहेड यहां पर हो गया है जी फिनिश। इसके बाद देखते हैं आपका अगला चैप्टर कौन सा। आपका अगला चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले 2 एपिसोड्स के अंदर। उसके बाद है आपका कॉस्ट शीट, ये वाले चैप्टर भी कर चुके हैं हम, कॉस्ट शीट वाला। चलिए, चैप्टर नंबर 7 जो है ना आपका, इसे करेंगे एपिसोड नंबर 4 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है ना, तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, और जिस टाइम पर आप में बोलने की एनर्जी ना हो, आपको लग गया हो कि यार आज तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, मेरे में बोलने की भी एनर्जी नहीं है, तो इस वीडियो को सुन लें। तो आपका माइंड तो काम कर ही रहा है ना, थका तो हमारा शरीर है, तो माइंड तो हमारा काम कर ही रहा है, तो आप जाने अनजाने में रिवाइज कर रहे होंगे, यानी कि आप अपने लेस प्रोडक्टिव टाइम को भी हाईली प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट
कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये एफर्ट जो मैंने आपके लिए किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। इससे मुझे और मेरी टीम को पता चलता है कि ये एफर्ट हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के संग जरूर शेयर करें जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला चार्ट डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि वहां पर ऐसी काम की चीजें डलती ही रहती हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू।